नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। बड़ी खबर में आज चर्चा करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी, जो भाजपा के बड़े नेता हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग पर अपना एक बयान डाला है, जिस बयान में उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, यानी जो भी प्रधानमंत्री होगा वो गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई होगा। आडवाणी के बयान से सियासत में हलचल शुरू हो गई है, इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो आखिर आडवाणी के इस बयान के मायने क्या हैं और मतलब क्या है, और कौन होगा प्रधानमंत्री का दावेदार, या प्रधानमंत्री पर किसका दाव चलेगा, आज चर्चा करेंगे बड़ी खबर में। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है आडवाणी जी ने जो कहा है प्रधानमंत्री पर किसका दाव होगा, क्या ये उनकी सोची समझी, उनका आकलन है, चुनावी आकलन है, या फ्रस्ट्रेशन? मेरी एक भाजपा के नेता से बात हुई आशीष, तो उनका कहना था आडवाणी पे उन्होंने एक जुमला कसा। उन्होंने कहा कि हम तो डूब गए सनम, अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आडवाणी जब खुद डूब ही गए हैं, उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद अब उनके हाथ से निकल गया है और उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं, तो वो किसी दूसरे के भी सपने भाजपा में पूरे नहीं होने देना चाहते और नहीं होते हुए देखना चाहते। कुल मिलाकर आडवाणी का इतने अभी 2014 को बहुत समय बाकी है और पार्टी उनकी ही पार्टी जो तैयारी में लगी हुई है। ऐसे में आडवाणी जैसे बड़े नेता का कहना कि भाजपा से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो साफ तौर पे जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो अंतर्द्वंद है, अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है, अंदर का जो एक हीन भावना है, वो निकल के आ रही है। या निराशा है प्रताप जी? ये निराशा भी हो सकती है, क्योंकि 2009 के पीएम इन वेटिंग आडवाणी को कहा जाता था, वो 3 साल में इतना बदल जाएंगे, उनकी लैंग्वेज इतनी बदल जाएगी। जब वो पीएम इन वेटिंग में खुद थे तो कहते थे कि भाजपा सत्ता में आ रही है। देखो आशीष, बिल्कुल ये हर किसी के साथ हो सकता है कि एक बार तो सिर का ताज बता दिया जाए और उसे फिर नीचे उतार के फेंक दिया जाए। तो कुल मिलाकर भाजपा में जिस तरह की दुर्गति आडवाणी की भाजपा के नेताओं ने की है, ऐसी दुर्गति शायद किसी पार्टी में इतने बड़े नेता की कोई पार्टी करती है। लेकिन जो हालात आज आडवाणी की बना दी गई है, उन्हें कोने में डाल दिया गया, उनसे पूछा नहीं जा रहा है, उनसे किसी भी विषय पे चर्चा नहीं की जा रही है। जब संजय जोशी को पार्टी के दायित्व से मुक्त करने की बात होती है तो आडवाणी को पूछा नहीं जाता है। जब नरेंद्र मोदी से समझौता होता है तो पूछा नहीं जाता है। जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो पूछा नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश में किसी नेता को अंदर लिया जाता है, बाहर किया जाता है तो पूछा नहीं जाता है, और पार्टी कैसे चले उसके बारे में भी नहीं पूछा जाता। तो आखिर में आडवाणी जैसा बड़ा नेता जिसने फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं होना था। प्रताप जी, हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद भी ये एक बयान बहुत सोचा समझा हो सकता है। लेकिन पहले नजर डालते हैं आखिर पूरा मामला हुआ क्या। जहां साल 2014 में केंद्र सरकार के गठन को लेकर पूरा देश कयास लगा रहा है, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग पर अगले प्रधानमंत्री को लेकर नई चर्चा के साथ ही नए विवादों को जन्म दे दिया। आडवाणी के मुताबिक साल 2014 में कोई गैर भाजपाई या गैर कांग्रेसी नेता ही इन दोनों दलों की मदद से प्रधानमंत्री बनेगा। इस चर्चा के साथ ही सियासी हलकों और भाजपा के अंदर खाने में खलबली मच गई। तो कुछ नेता आडवाणी की इस राय पर नो कमेंट्स बोल रहे हैं। आडवाणी ने कहा कि कांग्रेस या भाजपा की समर्थन वाली सरकार का नेतृत्व किसी गैर कांग्रेसी या गैर भाजपाई प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना संभव है। आडवाणी ने कहा कि ऐसा पहले भी हुआ है। उनके मुताबिक पहली बार कांग्रेस की सीटों की संख्या 100 से नीचे सिमट सकती है। तो उनके मुताबिक पिछले 2.5 दशक में देश में राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप बना है, उसके मुताबिक नई दिल्ली में ऐसी सरकार का बनना व्यावहारिक रूप से असंभव है जिसे कांग्रेस या भाजपा का समर्थन नहीं हो। इसलिए आडवाणी ने तीसरे मोर्चे की संभावना को भी खारिज किया। आडवाणी के ब्लॉग पर हैरान भाजपा के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार भी परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा है कि राजद में आपसी बातचीत के बाद ही प्रधानमंत्री के पद पर फैसला किया जाएगा। तो देखा आपने जो आडवाणी ने कहा। प्रताप जी, क्या लगता है दो बड़े फैक्टर इसमें हो सकते हैं, एक नरेंद्र मोदी और एक नीतीश कुमार? क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद भाजपा में जिस तरह से उठाव में आए हैं, आडवाणी कहीं ना कहीं खुद को जो आडवाणी विरोधी एक नेता से बात हुई इस ब्लॉक के
में इनका ये छपने के बाद, तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा लग रहा है कि अडवाणी जल्दी पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं। तो पार्टी छोड़ के शायद वो प्रधानमंत्री का एक दाव और खेल जाएं। कुल मिलाकर वो उनका मजाक था। लेकिन जिस तरह से अडवाणी जो कि जिन्होंने पार्टी को सींचा, अचानक पार्टी को कमज़ोर करने में जुट जाए अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से, ये समझ में नहीं आता। लेकिन जहाँ तक ब्लॉग की बात करें, ब्लॉग में आमतौर पे लोग अपने दिल की बात और अंदर की आवाज़ को बाहर निकाल देते हैं। कुल मिलाकर अडवाणी, वैसे देखा जाए तो राजनीतिक धरातल पे अडवाणी ने जो कहा ये गलत नहीं है, झूठ नहीं है, सच है। सच, आज की राजनीतिक सच तो यही है कि ना भाजपा में वो ताकत है, ना कांग्रेस में वो ताकत है कि अपने दम पर किसी अपने आदमी को प्रधानमंत्री बना बिल्कुल, मैं भी वही कहता, क्योंकि जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं आज की स्थिति में ये है, कांग्रेस भी कमजोर है और भाजपा भी कमजोर है। ऐसे में तीसरा मोर्चा जब, क्योंकि आप पूरे देश की स्थिति देखिए, तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं पूरे देश को इस समय चला रहा है। हाँ, इसका मतलब एक समझा जा सकता है कि अभी तक हवा में उड़ रहे जो अडवाणी हैं वो धीरे धीरे धरातल पकड़ते जा रहे हैं, जमीन को पकड़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे जमीन पे उतर रहे हैं, वैसे वैसे जमीनी जो असलियत है उसका एहसास हो रहा है। वो एहसास ही उन्हें व्यक्त करवा रहा है कि नहीं नहीं भाई, यहाँ तो ना भाजपा है ना कांग्रेस है, यहाँ तो कोई और तीसरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के सामने समस्या लेकिन है। प्रताप जी, बड़ा बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस और भाजपा दोनों के बिना आखिर देश की राजनीति तो नहीं चल सकती। प्रधानमंत्री तीसरा होगा, लेकिन कांग्रेस होगी या भाजपा होगा? वैसे आशीष, ऐसा किसने कहा? क्योंकि पहले भी हमने वीपी सिंह को देखा है, गुजराल को देखा है, देवेगौड़ा को देखा है, तमाम ऐसे चंद्रशेखर आए और चरण सिंह आए हैं, और ऐसी सरकारें हमने देखी, हमारे देश ने देखी हैं, जो भले ही शॉर्ट पीरियड के लिए आई, छोटे कम समय के लिए आई, लेकिन जब जब भी देश में बड़े बदलाव आए हैं तो ऐसी जो सरकारें हैं जिनका ना कांग्रेस से ना भाजपा से संबंध था, ऐसी सरकारों ने राज किया इस देश में। कुल मिलाकर अडवाणी जो एक बदलाव की बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे देश एक ऐसे राजनीतिक बदलाव के हालात में, ऐसे क्रांतिक कोण पे, ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां देश को एक अगला टर्न लेना है। उस टर्निंग पॉइंट पे हमेशा हमने देखा है कि हमारे देश में एक ऐसा तीसरा स्वरूप, ऐसा तीसरा विचार, तीसरी विचारधारा उभर के आई है। हालांकि उसकी लंबी आयु नहीं होती कभी भी, क्योंकि आपस में झगड़ने की उनकी आदत है और वो अल्पजीवी होते हैं। अनुभव भी शायद सरकारों का कम है। अडवाणी के बयान के बाद आखिर कांग्रेसियों में कुछ ना कुछ तो खुशी होनी थी, क्योंकि सीधे तौर पर अडवाणी ने दोनों को नकारा। तो कांग्रेस को इस बात की कोई खुशी है कि शायद भाजपा भी सत्ता में नहीं आ रही। राजीव शुक्ला का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि जंग से पहले हार गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा। कि उन्होंने स्वयं ये कह दिया कि बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर हो सकता ना बने, अपने ब्लॉग में कह दिया। तो एक ऐसे जनरल हैं कि जो युद्ध में जाने से पहले ही हार स्वीकार कर लिया। अब बताइए, बीजेपी के कोई कैंडिडेट कैसे जीतेंगे, किस तरह से लड़ सकते हैं, जिसने स्वयं ही लिख दिया कि बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर हो सकता ना बन पावे। तो उन्होंने तो हार पहले ही स्वीकार कर ली 2000। तो देखा आपने, राजीव शुक्ला जो कुल मिलाकर कह रहे हैं कि जंग में जाने से पहले हार मान ली है कहीं ना कहीं बीजेपी में। प्रताप जी, उन्होंने कांग्रेस की बात नहीं की, केवल बीजेपी की बात करके रह गए। देखो आशीष, भाजपा और कांग्रेस के साथ एक समस्या क्या है कि उसमें बयानवीर नेताओं की ज़्यादा भरमार हो गई है। केवल बयानी पे ही सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं और प्रधानमंत्री को उतार देते हैं। कुल मिलाकर बयानों पे ही सारे तीर चल जाते हैं इनके। ज़मीनी हकीकत वास्तव में ये है कि जो अगर अडवाणी का पूरा देखा जाए तो कांग्रेस की तो बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी है। उसमें राजीव शुक्ला ने केवल वो बात देखी कि भाजपा नहीं आ रही है, लेकिन ये नहीं देखा कि कांग्रेस को 100 से भी कम आ रही है, जो कि ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की दुर्गति के बारे में वो कुछ नहीं बोलना चाहते, अर्धसत्य बोलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश एक बदलाव के दौर पे अडवाणी जैसा नेता 85 साल की उम्र में कुछ धरातल की बातें करने लगा है, सच्चाई बताने लगा है। और पहले भी वो कह चुके हैं कि भाजपा में कुछ कमजोरियां आ गई हैं जिनको दूर करना होगा भाजपा को। बिल्कुल, निश्चित। और शायद उन्होंने इस ब्लॉग के जरिए भी, इस बात के जरिए भी यही कहने की मुझे लगता है कोशिश की है। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ। कुल मिलाकर एक बात जो अभी तक अडवाणी के इस बयान पर निकल के आई कि कहीं ना कहीं ये बयान धरातल के आसपास भी हो सकता है। प्रताप जी जो कहते हैं, प्रताप जी कहीं ना कहीं ये बयान धरातल के बहुत करीब हो सकता है, क्योंकि स्थितियां जो लग रही हैं हम उसी पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन ऐसे में तीसरे मोर्चा बड़ा विकल्प बन के उभर सकता है। देखो, जब वास्तव में देखा जाए तो देश को कोई ना कोई तो विकल्प देना ही है, किसी ना किसी को चुनना है। कुल मिलाकर जब भाजपा और कांग्रेस नहीं होगी तो कोई ना कोई तीसरा लड्डू तो आएगा ही। तो कुल मिलाकर इस देश में पहले भी आए हैं इस तरह से विकल्पों को चुना है, जब दोनों को नकार के तीसरे को चुना है। लेकिन हालांकि वो तीसरा विकल्प कभी भी स्थायी नहीं होता। इस देश में कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से द्विध्रुवीय राजनीति ने पूरी तरह से एक घर बना लिया है, द्विध्रुवीय विचारधारा ने घर बना लिया है। तो कुल मिलाकर जब ट्रांजिशन पीरियड आता है इस देश में, जब भी, तब तीसरा राजनीतिक विचारधारा के तौर पे सत्ता में आते हैं। ये एक वो दौर है जो हमें देखना पड़ेगा। आने वाले 2-3-4 सालों में लड़ाई लड़ेंगे, फिर अलग हो जाएंगे, फिर दूसरे दल आएंगे। वो मोर्चा तो कुल मिलाकर खुश है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक बयान आया है वो तो कुल मिलाकर इससे खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल तीसरा मोर्चा ही सफल होगा। अडवाणी जी से मेरा आग्रह है कि वो अपने नतीजों के भी बारे में इसी तरह साफ गोई से बातें करें। आगे आने वाला चुनाव न कांग्रेस जीतने वाली है न भारतीय जनता पार्टी। पूरे भारत में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका वर्चस्व होने वाला। यदि राष्ट्रीय पार्टियों को अपना अस्तित्व थोड़ा भी बचा कर रहना है तो इन क्षेत्रीय पार्टियों को अपने सर पर बिठाने की अभी से कोशिश करनी चाहिए, वरना ये हमेशा के लिए वाइप आउट हो जाएंगे। तो देखा आपने, समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो तो खुश है, कहीं ना कहीं उनका कहना है। और बात बहुत धरातल के आसपास भी। हमारे साथ इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई है प्रतिभा शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़ गई है, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार है। प्रतिभा जी, अडवाणी का जो बयान आया है, अडवाणी ने अपने ब्लॉग पे कहा है, कुल मिला के क्या लगता है, ये उनका आकलन है या उनका फ्रस्ट्रेशन? जी प्रताप जी, ये आडवाणी जी का ज्यादा तो इसको हम फ्रस्ट्रेशन कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आकलन तो बाद में आता है, लेकिन कहीं ज्यादा से ज्यादा उनका फ्रस्ट्रेशन इसलिए हाथ है कि जितना आडवाणी डिजर्व करते थे पार्टी के लिए उतना कभी पार्टी ने उनको दिया नहीं। चाहे वो अयोध्या को राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करने का मसला रहा हो और पार्टी को उस जीत के उस मुकाम तक ले जाने में आडवाणी की जो भूमिका थी, पार्टी से उन्हें उतना मिला नहीं रिटर्न। पर प्रतिभा जी लगता नहीं है, प्रतिभा जी लगता नहीं है कि ये धरातल की सच्चाई भी है जो अडवाणी के ब्लॉग में आ गई, अडवाणी के माध्यम से आ गई, क्योंकि आज जो कांग्रेस और भाजपा की दोनों की स्थिति ऐसी है कि दोनों ही अपने व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने में सक्षम नजर नहीं आ रहे। जी, जो अंतरकलह है बीजेपी में और जो सरकार से जो लोगों की निराशा है और जो अन्ना के आंदोलन से लोगों में अवेयरनेस का लेवल बढ़ा है, उसको वो एक विकल्पहीन स्थिति दोनों पार्टियों में ही है। जनता के पास ज्यादा विकल्प देने में दोनों पार्टियां नाकाम रही हैं। सरकार को जितना जिम्मेदार जनता देखती है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को विपक्ष के रूप में नाकाम रहने के लिए दोषी मानती है। तो ये सही बात है कि उनका आकलन भी है, लेकिन जब ये आडवाणी को बढ़ते हुए देख रहे हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन है उनका। मोदी को देख रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि लोग उनको नेशनल लेवल पे स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी भी उनके साथ आज नहीं खड़ी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये सही है, ये बात है, इसमें दम है कि वो इस चीज को समझ पा रहे हैं अनुभवी नेता के तौर पे। तो लगता नहीं है कि, लेकिन एक बात प्रतिभा जी लगती नहीं है कि आडवाणी जी 2014 में चुनाव हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी कर दी अपने इन विचारों को व्यक्त करने में? हाँ, जहाँ जहाँ फ्रस्ट्रेशन होगा वहाँ वो थोड़ा सा जल्दीबाजी कर गए हैं। तो क्या ये उम्र का तकाजा है या भाजपा की नाइंसाफी है? क्या कारण है कि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इतने बड़े कद्दावर नेता में इस समय दिखाई दे रहा है? जी जी जी, नेता भाजपा की ये फेल्योर कहेंगे। ये जो सेकंड जो एक कहने के तौर पे अनुशासन के नाम पे वो बड़ी चीजें थोपी गई वैचारिक रूप से, लेकिन प्रैक्टिकली वो अनुशासन कायम नहीं होता है भाजपा में। इसी वजह से जब भी वो, चाहे वो आडवाणी और अटल का मसला रहा हो, जब भी रहा है वो अंतर कलह बाहर आ ही जाता है। और जब आज उन्होंने सच्चाई लिख दी एक अनुभवी नेता के तौर पे, तो आज उनकी खुद की पार्टी उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई है। प्रतिभा जी, क्या लगता है कि अडवाणी जी
अब जिस तरह से पार्टी के मामले को लेकर ही एक अलग थलग नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या पार्टी उनके साथ और कठोरता बरतेगी या पार्टी उनको मनाने का प्रयास करेगी? क्या लगता है आज की हालत में? जिस तरीके से पार्टी ने उनके प्रति नाराजगी जाहिर की है, सार्वजनिक की है अपनी नाराजगी, उससे बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है कि उनको पार्टी मनाने की कोशिश करेगी। क्या लगता नहीं है कि पार्टी एक और गलती कर रही है कि अपने इतने बड़े कद्दावर नेता को? बिल्कुल प्रताप, एक अनुभवी और जनाधार वाले नेता को पार्टी साइड लाइन कर रही है। आडवाणी का कहीं न कहीं हिंदू कट्टरवादी हिंदुओं में भले वो पाकिस्तान का मसला उनके जाने पर वहां पर जो आडवाणी का रवैया रहा उससे थोड़ी सी उसको चोट